अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? माशाल्लाह, उम्मीद है कि फैड अप हो गए होंगे घर बैठे बैठे। एनीवे, काम तो बहरहाल चलना है, ज़िंदगी का सफ़र तो बहरहाल आगे बढ़ना है। तो बच्चों, आज हम साइंस के यूनिट नंबर 1 क्लास 8th की साइंस के यूनिट नंबर 1 से मेजरमेंट्स को ले रहे हैं। और मेजरमेंट्स में जो हमारा सबसे पहले सिलसिला है उसमें हम सिस्टम ऑफ मेजरमेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट से क्या मुराद है? सिस्टम ऑफ मेजरमेंट का मतलब ये है कि कोई ऐसा निज़ाम हमारे पास हो कि जिसके ज़रिए हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हमें कोई जहमत ना हो, कोई परेशानी ना हो, किसी किस्म की हमें कोई हैज़र्ड डिफ़िकल्टी ना हो रिगार्डिंग द रेफरेंस ऑफ क्वांटिटीज़ या रिगार्डिंग द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटीज़। सो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फिज़िक्स जो है, उन्होंने हमें एक सिस्टम दिया जो पूरी दुनिया में अप्रूव हुआ और पूरी दुनिया में उसे एक्सेप्ट किया गया, एंड दैट सिस्टम इज़ सिस्टम डी इंटरनेशनल। सिस्टम डी इंटरनेशनल, इसे एब्रीविएशन में SI भी कहा जाता है। SI सिस्टम या सिस्टम डी इंटरनेशनल, ये फ्रेंच ओरिजिन से है। इसे अगर हम इंग्लिश में कहें तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और उर्दू में अगर हम कहें तो यूनिट्स का बैनुल-अक़वामी निज़ाम या इंटरनेशनल निज़ाम। लफ्ज़ इंटरनेशनल का मतलब ये है कि नोन टू ऑल नेशंस, इट रेफर्स टू ऑल नेशंस एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। जो दुनिया में नेशंस मौजूद हैं उन सबको ये रेफ़र करता है। अच्छा, अब इसमें जो यूनिट्स असाइन की गई हैं एज अ बेसिक यूनिट्स, उनमें देयर आर 7 बेसिक यूनिट्स। देयर आर 7 बेसिक यूनिट्स इन SI सिस्टम। जो SI सिस्टम है, सिस्टम इंटरनेशनल जो है, इसमें 7 यूनिट्स को असाइन किया गया है कि दीज आर द बेसिक यूनिट्स। नाउ व्हाट आर द बेसिक यूनिट्स? फर्दर आपके जो साइंस में हमारे टॉपिक्स आएंगे उनमें कहीं जाकर हम बेसिक यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स के बारे में अलग अलग कैटेगरी करके उसको अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, इस वक्त जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है उसके लिहाज से उसको क्लियर करने के लिए, बेसिक यूनिट क्या होता है कि जो प्योरली अपने आप से ही बना होता है, उसे बनाने में हमें किसी दूसरी यूनिट का सहारा नहीं लेना होता है। वो एक अकेली यूनिट होती है और प्योर होती है, उसके साथ कोई दूसरी यूनिट शामिल नहीं होती, हत्ता ये कि वो खुद भी 2 मरतबा रिपीट नहीं होती। जैसे अगर हम एरिया की यूनिट लें तो स्क्वायर मीटर बनता है। स्क्वायर मीटर का मतलब है कि लेंथ जो है वो 2 मरतबा मल्टीप्लाई हुआ है। लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? स्क्वायर मीटर। लेंथ को आपने 2 मरतबा यूज़ किया। अगर आपने 2 मरतबा यूज़ किया तो अब वो प्योर यूनिट नहीं रहा, वो बेसिक यूनिट नहीं रहा। लेकिन यूनिट ऑफ एरिया दैट इज़ नॉट अ बेसिक यूनिट, इट इज़ ड्राइव्ड यूनिट। इसे कहाँ से ड्राइव किया हमने? लेंथ को यूज़ करके ड्राइव किया, एंड लेंथ इज़ बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट को 2 मरतबा हमने यूज़ करके, 2 मरतबा उसको आपस में मल्टीपल लेकर उसका, और हमने मीटर स्क्वायर बनाया या लेंथ स्क्वायर बनाया। अगर डायमेंशन में बात करें तो लेंथ स्क्वायर बनाया हमने, और वो जो स्क्वायर लेंथ है उसकी यूनिट है स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर जो है वो यूनिट बनी किसकी? एरिया की। लेकिन दैट इज़ नॉट प्योर यूनिट, ये ड्राइव्ड यूनिट है। प्योर यूनिट समझ में आ गया होगा आपको कि वो यूनिट्स हैं जो अपनी पहचान आप हैं किसी से हेल्प लेकर या किसी के साथ उन्होंने इदगाम करके या मिक्स करके जो है वो अपने आप को जो उन्होंने मतलब मैन्युफैक्चर नहीं किया। दे आर प्योर, दे आर बेसिक। देयर आर 7 बेसिक यूनिट्स इन SI सिस्टम। मैं उनके नाम यहाँ पर मेंशन करने लगा हूँ। उनमें सबसे पहले, लेट मी रब द बोर्ड एंड आई विल राइट हियर one by one and with symbol. Number 1, quantity is length. Now its unit is meter and its symbol is M. You can write here, what is this? This is quantity, this is unit, and this is symbol.
and we can make column over here for the ease. Number 2, mass. Its unit is kilogram and its symbol is kg, right? And number 3, time. Its unit is second. As far as SI system is concerned, I am focusing on SI system and I am talking about SI system. I am referring to SI system. मैं SI system पर बात कर रहा हूँ. MKS system या CGS system या BTU system, कोई system मैं आपसे बात नहीं कर रहा. जो इस वक्त जदीद system है, इस वक्त मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया में राइज है, वो सिस्टम है SI सिस्टम, और उसी को मैं यहाँ पर जो है फॉलो कर रहा हूँ और उसी के बारे में बात कर रहा हूँ. इसकी यूनिट है टाइम की सेकंड और इसका सिंबल है S. देन देयर कम्स टेम्परेचर. इट्स यूनिट इज Kelvin and its symbol is K. Then there comes current. Its unit is ampere and its symbol is A. Then on number 6, luminous intensity. Its unit is candela and its symbol is C. And there comes on number 7, amount of substance. Its unit is mole, M-O-L-E, and its symbol is M-O-L. So these are the 7 basic SI units. Other units are derived from these units. So let me repeat, what are these units? Number 1, the quantity is length. Its unit is meter and its symbol is M. The quantity is mass. On number 2, quantity is mass. Its length, unit is kilogram and its symbol is kg. Number 3, quantity is time. Its unit is second and its symbol is S. Then quantity is temperature. Its unit is Kelvin and the symbol of this unit Kelvin is K. Number 5, quantity is current. Its unit is ampere and the symbol of ampere is A. And on number 6, luminous intensity, that is candela, the unit, and the symbol of unit is CD. And in the last, number 7, amount of substance. The unit of amount of substance is mole and its unit is mole. So in mole and mole there is no difference, but the difference of spelling. When you are writing the unit completely, you will write M-O-L-E, and when you are writing only the symbol, then you will eliminate E. You will write only M-O-L. It will be regarded as symbol of mole, right? And further on, let's come to the instruments by which we measure these quantities. I will verbally talk on them. There are many instruments. For example, for length, we use a meter rod, we use a ruler which is present in your geometry box, and we use inch tape. And for temperature, we use thermometer, right? And for measurement of mass, we use digital balance. And then for use of current, we use ammeter. We use voltmeter for the measurement of voltages. And next, for measurement of what we should say, intensity, we use some device which shows us the accurate intensity. There is also a digital device. And again, for measurement of
number of moles, we use calculations. First we calculate mass of the substance, and then we calculate the number of moles by using Avogadro number. But that is a lengthy process, and it is not included in your syllabus for the time being. Next, what is accuracy? You see, accuracy means whatever you are doing should be accurate. Means whatever you are doing, you must commit lesser mistakes. Lesser will be the mistakes in your work, higher will be the grade, higher will be the reliability in your measurements and in your work. So what is accuracy? While measuring time, temperature, or length or amount of current, there must be accuracy. Nowadays we are very much what we should say, that we are lucky that we have digital instruments which have 0.0001% error, means there is no error. But it was before 50 years or 60 years in previous times, when our elders were students, they used to measure the reasonable measuring instruments like meter rod, like spring balance or physical balance, for which they must have to keep themselves accurate, and they must have become very much careful, and means there was not a single chance of mistake, because if they make mistakes, their measurement might have gone away from the accuracy. So the grade of reliability was declining, and there was mistakes in their measurements. So they were slow in their success. What is accuracy? Accuracy is the correctness. Whatever you are doing, you should do with a great reliability and with full confidence and with full learning that you know how to do or how to handle or how to operate any measuring instrument. So nowadays there is no any chance of inaccuracy, because we have digital instruments, and the margin of error in these instruments is very much less. Science has grown very much up. Before 100 years it was not as developed as we have nowadays. So accuracy is that your measurement should be accurate. Now you have digital measurement instruments, so you can even laser measurement instruments means you have got laser instruments in which laser rays are used, which give you 1000 multiplied by 1000 times of accuracy. There is no chance of inaccuracy. Again, we come to the next point, that is volume. Now, what is volume? Space occupied by an object is called volume. कोई चीज़ जितनी जगह घेरती है उसे हम उसका वॉल्यूम कहते हैं. अगेन मैं आपके सामने दो चीज़ें यहाँ पर रखता हूँ, आप बता देंगे कि किसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है. मेरे हाथ में एक ये मोबाइल फ़ोन है और एक ये पेपर वेट है. दोनों में से किसका वॉल्यूम ज़्यादा है आप बता सकते हैं, ठीक है, विद नेकेड आइज. इसके लिए आपको कोई अलग से मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, ये स्पेस कम ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका वॉल्यूम कम है. अगेन आई वुड लाइक टू से दैट there are different dimensions of volume. We measure the volume of cubic things. ये जो चौरस चीज़ें होती हैं, हम चौरस चीज़ें होती हैं, इनका भी हम वॉल्यूम नापते हैं. We measure the volume of solid things. We measure the volume of liquids also. ये दूध वाला जो हमारे पास दूध लेकर आता है, तो इसके पास तो डिजिटल बैलेंस नहीं होता, या इसके पास स्प्रिंग बैलेंस नहीं होता, या इसके पास आम जो फिजिकल बैलेंस है वो नहीं होता. तो फिर क्या होता है इसके पास? इसके पास होता है एक ख़ास किस्म का मेजरिंग पॉट होता है. मेजरिंग पॉट कहेंगे, सिलेंडर तो नहीं कहेंगे उसे. दैट इज़ ऑफ 1 kg एंड फर्दर मोर ½ kg का भी उसके पास होता है, एंड क्वार्टर kg का भी उसके पास होता है, जिसे हम 1 पाव कहते हैं. एंड ही मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ मिल्क फिलिंग दैट पॉट एंड देन पुटिंग इन आवर पॉट. तो ये मेजरिंग जो उसका है वो कहता है जी 1 किलो दे दिया. तो ये तो हमारी आम नॉमिनल लैंग्वेजेस हैं, ये हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं.
Kilo is not the measuring unit of milk. For milk we use liter. For liquid things we use liter, and for solid things we use cubic meter or cubic centimeter. It is a derived unit, and we derive it from the basic unit length. Means for cubes, for cuboids or cubes are like this, box like things, like tea box, or like your geometry box. These are box like things, right? These have three lengths: width, height, this is height, and this is length. There are three dimensions: width, height, and length. Now what is volume? The multiplication of length and width and height. That is volume. Symbolically you can say volume is equal to length multiplied by width multiplied by height. Now volume is equal to meter is the unit of length, meter is the unit of width, and also meter is the unit of height. Now meter multiplied by meter multiplied by meter, it becomes meter power 3. A meter raised to the power 3, we call it cubic meter. So the unit of volume has become cubic meter. For the square things, for the rectangular things, or for the three-dimensional boxes, the volume comes as length multiplied by width multiplied by height, because they have three dimensions. But for liquids, there are measuring cylinders. We have measuring cylinders, and on those measuring cylinders, we have marks, and those marks help us in measuring the quantity, right? From 0 to 10, 20, and so on. These are measuring cylinders, and these measuring cylinders help us in measuring the volume of liquids. And the unit of liquids is liters. Symbolically we write L. Now it is very clear that volume, it is the space occupied by things, and the measurement of volume or calculation of the measurement of volume is done by the two methods. There is two famous methods. There is one that multiply, first you measure length and width and height of the cubic object or cuboid, and then multiply all these three lengths, you will get the complete volume of the cubic thing. That may be a room or that may be a box. Furthermore, if you want to measure the volume of liquid, then just take a cylinder, measuring cylinder, as per need. If you have to measure a large quantity, then you will have to take big cylinders, and you have to measure smaller quantities, then you will take smaller cylinders, right? That's it. And for next, we will discuss density of solids as well as density of liquids. What is density? First of all, we'll talk about this, and then furthermore, I will give you some more knowledge on this topic, density. Now see, what is density? It is the ratio of mass to volume. It is the ratio of mass to volume. Now you know very well that what is mass. I have just told it in 7th class lecture. You can refer to that lecture, you can see that video. Again I am telling here that what is mass? The quantity of matter contained by a body is known as mass. And what is volume? Just I have told you that the space occupied by any object is known as volume. Now there is mass, there is volume. We can derive a third phenomena from this by taking ratio of mass to volume. Now density, what is density? The ratio, or I should write the mass to ratio, mass to
volume ratio of an object that may be solid or liquid or even gas is called density. What is density? It is denoted by D. You can use capital D or small d. I write here full, not abbreviation. Density, that is equal to, I said, mass to volume ratio. This is mass, this is ratio, this is volume. Mass to volume ratio means D is equal to m upon mass to volume ratio. And as far as units are concerned, now just come here on the left side, density. I am talking about unit of density. Now D is equal to mass. What is the unit of mass? That is kilogram. And what is the unit of volume? That is cubic meter, you say, cubic meter. So the unit of density becomes kilogram per meter cube. Kilogram per meter cube or per cubic meter. Again you can say for liquids, you can say the unit of density D is equal to mass per unit volume. Now density is equal to mass, that is kilogram, and volume, that is in liter for cubic. So kilogram per liter cube. So kilogram density is equal to, what is the unit of density? That is kilogram per cubic liter. This is the unit of density as far as liquids are concerned, and the unit of density as far as solids are concerned, this is kilogram per meter cube. That's all about density, because we are just discussing here the superficial knowledge or the basic knowledge about these phenomena. We are just trying to clear these phenomena. ये चीज़ें थोड़ी सी हमें क्लियर हो जाएं, थोड़ा सा हमें समझ में आ जाए, थोड़ा सा इनके बारे में हमें आइडिया हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. फर्दर मोर नेक्स्ट क्लासेस में या नेक्स्ट चैप्टर्स में अगर कहीं इनका आगे जिक्र आएगा तो इंशाल्लाह हमें, चूँकि बेस बनी हुई है तो उसके ऊपर बिल्डिंग जिस तरह मर्जी हम लेकर जाएँ, बेस अच्छी होगी तो इंशाल्लाह हमारे साथ जो मामलात हैं आगे एजुकेशन के वो बहुत अच्छे होंगे. और इसी बेस को अच्छा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमसे ज़्यादा हम तो सिर्फ आपको गाइडलाइन देंगे, उस पर एक्ट कौन करेगा? आप लोगों ने. तो अपना माइंड बनाएं कि हम रेस्पॉन्सिबल लोग हैं, वी आर स्टूडेंट्स. और स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है जनाब, कि वो बुक्स के साथ और अपनी स्टडीज़ के साथ मगन रहता है. व्हेन एवर ही इज़ फ्री ही इन्वॉल्व इन स्टडी. दिस इज़ नॉट द वे. ये तरीका नहीं है कि जब भी वो फ्री हो तो टीवी देख रहा है, जब भी वो फ्री हो तो कार्टून्स में इधर उधर या मोबाइल गेम्स में. नो. Real student, that whenever he gets free or whenever he get free time, he just comes on his duty. वो अपनी ड्यूटी पर आता है. And what is the duty of student? Student की ड्यूटी क्या है? That is to study. खाना खा लिया, ओके बेटा कम ऑन स्टडी करें. नमाज पढ़ ली, ओके बेटा कम ऑन स्टडी करें. खेल के आ गए, ठीक है, फ्रेश हो जाओ, ओके स्टडी करो, शाबाश, ठीक है. तो whenever you are free from each and everything, then you are not free. Actually you have become free for studies. तो स्टूडेंट जैसे एक सुनार अपने पेशे से पहचाना जाता है, तो सुनार जो है वो सोने का काम करता है, लोहार लोहे का काम करता है. इसी तरह से जो अपना ये वाढ़ा होता है, ये जो बढ़ई होता है, ये लकड़ी का काम करता है. अब अगर बढ़ई किसी पान वाले के पास बैठेगा तो लोग कहेंगे ये भी पान वाला है, और अगर बढ़ई किसी मिठाई वाले के पास बैठेगा तो लोग कहेंगे ये मिठाई वाला है. तो स्टूडेंट अगर किताबों को छोड़कर कहीं और बैठेगा तो हम कहेंगे कि ये टाइम वेस्टर है, ये टाइम वेस्ट करता है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है. कम से कम कुछ हो तो हो, ये स्टूडेंट नहीं. कुछ भी हो सकता है लेकिन स्टूडेंट नहीं है. बिकॉज सुनार सोने के साथ इन्वॉल्व रहता है, कुम्हार जो है वो अपने मिट्टी के बर्तनों के साथ इन्वॉल्व रहता है, और पान वाला जो है वो पान के साथ इन्वॉल्व रहता है. तो जनाब स्टूडेंट जो है वो अपनी बुक्स के साथ इन्वॉल्व रहता है. उम्मीद है कि ये बातें इंशाल्लाह ज़रूर आपको जो है वो प्रोवोक करेंगी और आपको आगे बढ़ने के लिए फर्दर. अच्छा, इसके पेज नंबर 2 पर कुछ असाइनमेंट्स दी हुई हैं, कुछ आपको करने के लिए दिया हुआ. आप पेज नंबर 2 रेफ़र करेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें जो असाइनमेंट उसको फिल करने की कोशिश करें. उसमें जो प्रॉब्लम आपको आती है हमसे कांटेक्ट करें इंशाल्लाह. बाकी आपको नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह
मुलाकात आपसे होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।